नमस्कार और स्वागत है आपका सुन लो यूपीएस पर। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी और उसमें करंट अफेयर्स यानी समसामयिक मामले कितने जरूरी हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। ये सिर्फ खबरें नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये वो धागे हैं जो हमारे देश और दुनिया की पूरी तस्वीर बुनते हैं। इन्हें समझना मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि एनालाइज करना है। सही कहा। और इसीलिए आज हम एक खास रिपोर्ट कैड 17 अगस्त के आधार पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। विल एक्सप्लोर लेयर बाय लेयर। और इस चर्चा से श्रोताओं को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन, एक नींव मिलेगी। हाँ, हम सिर्फ घटनाओं को लिस्ट नहीं करेंगे, हमारा फोकस रहेगा उनके पीछे के कारण, मतलब रीजंस, उनका प्रभाव, इम्प्लीकेशंस और सबसे जरूरी उनके इंटरलिंकेजेस यानी आपसी जुड़ाव पर, ताकि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, वो विश्लेषणात्मक सोच और बेहतर हो सके। की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दे, सिक्योरिटी, सुरक्षा और हाँ, कल्चर यानी संस्कृति पर भी हर पहलू को परत दर परत खोलेंगे और अंत में एक खास यूपीएससी एग्जाम कॉर्नर भी होगा, जिसमें प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस क्वेश्चंस, क्विज सब कुछ शामिल होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। पहला बड़ा मुद्दा उत्तराखंड। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी समान नागरिक संहिता बिल ये पास हो गया है। बहुत बड़ा कदम है ये। बिल्कुल, एक लैंडमार्क कदम कह सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद साफ है। राज्य के सभी नागरिक, चाहे उनका धर्म, रिलीजन कुछ भी हो, उनके पर्सनल मैटर्स के लिए एक कॉमन सेट ऑफ लॉज हों। पर्सनल मैटर्स जैसे डिवोर्स, तलाक, इनहेरिटेंस यानी विरासत और अडॉप्शन, गोद लेना, इन सब पर एक ही कानून लागू होगा। इसमें क्या खास बातें हैं? की प्रोविजंस क्या हैं? मैंने सुना है वुमेन्स राइट्स, महिलाओं के अधिकारों पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इनहेरिटेंस यानी विरासत और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति में महिलाओं को बराबर का हक देना, ये इसका एक मुख्य फोकस है। अच्छा। और साथ ही लिव इन रिलेशनशिप्स, जो लिव इन संबंध होते हैं, उनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए, रजिस्ट्रेशन से उन्हें एक तरह की लीगल रिकग्निशन, कानूनी मान्यता मिलेगी। मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण का अधिकार, और ऐसे संबंधों से जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी लेजिटिमेसी, उनकी वैधता, इन सब पर स्पष्टता आएगी। और कुछ कुप्रथाओं पर भी रोक है शायद। हाँ, पॉलीगमी यानी बहुविवाह और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, इन पर पूरी तरह से बैन, रोक लगाई गई है। इसका हमारे संविधान से क्या कनेक्शन है? ये सीधा जुड़ता है आर्टिकल 44 से, अनुच्छेद 44। याद रखिएगा, आर्टिकल 44 ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। डीएसपी तो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, मतलब कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। सही। आर्टिकल 44 केंद्र सरकार को निर्देश देता है कि वो पूरे देश के लिए यूसीसी लाने का प्रयास करे, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। इसीलिए उत्तराखंड जैसे राज्य का अपने स्तर पर यह कदम उठाना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट, एक उदाहरण सेट करता है। इससे नेशनल डिबेट, राष्ट्रीय बहस और तेज हो सकती है यूसीसी पर। निश्चित रूप से। और इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद का पहलू भी सामने आता है। राज्य अपने स्तर पर पहल कर रहे हैं। हाँ, जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय तो बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन ये जो लाइव इन रजिस्ट्रेशन वाली बात है, इससे प्राइवेसी, निजता का सवाल भी तो उठेगा। बिल्कुल उठेगा। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, अ डेलिकेट बैलेंस। एक तरफ यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता और इक्वलिटी, समानता लाने का प्रयास है। दूसरी तरफ हमें भारत की कल्चरल, सांस्कृतिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक विविधता का भी सम्मान करना है, उसे ठेस नहीं पहुंचानी। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका कार्यान्वयन कैसे होता है, ये देखना बहुत अहम होगा। हाँ, कानून बनाना एक बात है, उसे जमीन पर सही तरीके से उतारना बिल्कुल दूसरी। चुनौतियां आएंगी। चलिए पॉलिटी में ही अगली बड़ी खबर पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, चुनावी बॉन्ड योजना को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार दे दिया है। वाओ, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, पॉलिटिकल फंडिंग, राजनीतिक वित्त पोषण में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने की दिशा में ये एक मील का पत्थर फैसला है, अ लैंडमार्क वर्डिक्ट। कोर्ट ने क्या कारण दिए, क्यों इसे असंवैधानिक कहा? कोर्ट ने मुख्य रूप से दो बड़े कारण दिए। पहला, इन बॉन्ड्स की अनोनिमिटी यानी गुमनामी।
किसने खरीदा, किसे दिया, ये पता नहीं चलता था। कोर्ट ने कहा कि ये गुमनामी नागरिकों के राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? ये आर्टिकल 19(1)(a) अनुच्छेद 19(a) के तहत आता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। सूचना का अधिकार इसी का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। वोटर्स को जानने का हक है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कहाँ से मिल रही है। अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा कारण था क्विड प्रो क्वो की संभावना, मतलब अनुचित लाभ। कोर्ट ने कहा कि इस गुमनामी की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट डोनर्स, जो बड़े कॉर्पोरेट दानदाता हैं, उनके बीच एक साठगांठ हो सकती है। डोनेशन के बदले में पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने का खतरा बढ़ता है। और ये किसके खिलाफ है? ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, जो लोकतंत्र की बुनियाद है। अगर पैसे के दम पर नीतियां बनेंगी तो चुनाव निष्पक्ष कैसे रहेंगे? बात तो सही है। तो अब कोर्ट ने क्या निर्देश दिए? व्हाट आर द डायरेक्टिव्स? कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), जो इन बॉन्ड्स को जारी करता था, उसे आदेश दिया है कि वो 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक का सारा डेटा डिस्क्लोज करे, उसका खुलासा करें। सारा डेटा मतलब क्या-क्या बताना होगा SBI को? किसने कितने के बॉन्ड्स खरीदे, किस तारीख को खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें कब भुनाया, ये सारी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, इलेक्शन कमीशन को देनी होगी और फिर वो उसे पब्लिश करेंगे। इससे तो तुरंत ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आ जाएगी। हाँ, तुरंत। इससे पॉलिटिकल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद है, और शायद करप्शन, भ्रष्टाचार पर भी कुछ लगाम लगे। जब जनता को पता होगा कि किस पार्टी को किस कॉर्पोरेट हाउस से पैसा मिल रहा है, तो वो सवाल पूछ सकती है। बिल्कुल। ये कॉर्पोरेट लॉबिंग के तरीकों को भी बदल सकता है। हो सकता है अब पार्टियां स्मॉल डोनेशंस, छोटे-छोटे चंदे पर ज्यादा ध्यान दें, ग्रासरूट्स फंडिंग पर। ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए वाकई एक मजबूत कदम है। इस दौरान कोई और महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या बिल्स रहे हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए? देखिए, आज की चर्चा के स्कोप में उत्तराखंड UCC निश्चित रूप से एक प्रमुख विधायी विकास है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इस विशेष रिपोर्ट की अवधि में कोई और मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या बिल उतनी प्रमुखता से चर्चा में नहीं रहा है। फोकस इन्हीं दो पर ज्यादा है, UCC और इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्डिक्ट। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इन दोनों को टेबल फॉर्मेट में रिकैप कर लेते हैं। पहला, उत्तराखंड UCC की प्रोविजंस क्या थे? महिलाओं के संपत्ति अधिकार, लाइव इन रिलेशनशिप्स का रजिस्ट्रेशन, पोलीगमी और चाइल्ड मैरिज पर बैन। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक? आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 DSPP और इसके इम्प्लीकेशंस, जेंडर जस्टिस वर्सेस डाइवर्सिटी, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। राइट। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्डिक्ट, कारण क्या थे? वायलेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a और पोटेंशियल फॉर क्विड प्रो क्वो अफेक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और प्रभाव? इम्पैक्ट, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, SBI को डेटा डिस्क्लोज करने का निर्देश, पोटेंशियल शिफ्ट इन फंडिंग पैटर्न्स, अकाउंटेबिलिटी बढ़ने की उम्मीद। परफेक्ट। तो ये था पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन। अब रुक करते हैं इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की तरफ। देश की आर्थिक सेहत, इकोनॉमिक हेल्थ कैसी चल रही है? व्हाट्स द पिक्चर? देखिए, तस्वीर थोड़ी मिली जुली है, ए मिक्स्ड पिक्चर कह सकते हैं। कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ चिंताएं भी हैं। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर है रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापते हैं। जनवरी 2024 में ये कम होकर 5.1% पर आ गई। 5.1%। हाँ, ये RBI के टारगेट रेंज में है? हाँ, बिल्कुल। RBI की टारगेट रेंज 2 से 6% है, तो 5.1% उसके अंदर है। ये राहत की बात है। खासकर फूड इन्फ्लेशन, खाद्य मुद्रास्फीति का कम होना आम आदमी के लिए अच्छा है। ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन आपने कहा चिंताएं भी हैं। हाँ, चिंता का विषय है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसकी ग्रोथ, इसकी वृद्धि दिसंबर 2023 में काफी धीमी हो गई, सिर्फ 3.8% रह गई। 3.8%। ये क्यों चिंता की बात है? क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ी सुस्ती है।
मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, माइनिंग, खनन, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इन कोर सेक्टर्स में ग्रोथ धीमी हुई है। इसका असर जॉब्स पर और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पर पड़ सकता है। और विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स का क्या हाल है? वो काफी अच्छी स्थिति में है, बढ़कर $617.2 बिलियन हो गए हैं। $617.2 बिलियन, ये एक कंफर्ट जोन है। फॉरेक्स रिजर्व्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, ये हमें बाहरी झटकों, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज, जैसे कि अचानक कैपिटल आउटफ्लो हो जाए, उससे बचाते हैं। दूसरा, ये रुपए को स्टेबिलिटी, स्थिरता प्रदान करने में मदद करते हैं। तीसरा, ये हमारे इंपोर्ट बिल्स भरने और ट्रेड, व्यापार को फैसिलिटेट करने में काम आते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक इंडिकेटर होते हैं। तो एक तरफ इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ धीमी है और फॉरेक्स रिजर्व्स मजबूत हैं। आरबीआई के लिए बैलेंसिंग एक्ट काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल। एक तरफ घटती महंगाई उन्हें पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी, नीतिगत लचीलापन देती है। मतलब शायद वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से रोक सकते हैं या भविष्य में कम करने की सोच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ धीमी औद्योगिक रफ्तार चिंता का विषय है। उन्हें ग्रोथ को सपोर्ट करने के बारे में भी सोचना होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ सपोर्ट के बीच संतुलन साधना हमेशा सेंट्रल बैंक के लिए चुनौती होती है। सही बात है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और सेक्टोरल ग्रोथ ड्राइवर्स की। निवेश, इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, रणनीतिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिख रहा है आजकल। चेन्नई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, है ना? हाँ, हुई थी और काफी सफल भी रही। उसमें ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज यानी इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, इन सेक्टर्स पर खास फोकस था। अच्छा, इनमें एमओयूज भी साइन हुए? हाँ, कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, एमओयूज, समझौता ज्ञापन साइन हुए। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स इन फ्यूचर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, भविष्य के उद्योगों में पैसा लगाने को तैयार हैं। इससे न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, खासकर रीजनल इकोनॉमीज को। ग्रीन एनर्जी, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब भविष्य के ग्रोथ इंजन्स हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है सेमीकंडक्टर मिशन। इसकी बहुत चर्चा हो रही है आजकल। हाँ, सेमीकंडक्टर मिशन, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, सेमीकंडक्टर्स आज हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान है। फोन्स, कंप्यूटर्स, कार्स, मेडिकल इक्विपमेंट, डिफेंस सिस्टम्स, सब में लगते हैं। अभी हम इनके लिए काफी हद तक इंपोर्ट्स पर निर्भर हैं, खासकर चीन और ताइवान पर। सेमीकंडक्टर मिशन का लक्ष्य है भारत में ही इनका डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना। इससे सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी और इंपोर्ट डिपेंडेंस, आयात पर निर्भरता कम होगी। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। सरकार इसके लिए भारी इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन दे रही है। और क्या इसमें बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं? हाँ, फॉक्सकॉन जैसे बड़े ग्लोबल प्लेयर्स भारत में निवेश कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम अब इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बन रहा है। ये पूरी डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव है। अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो ये गेम चेंजर होगा। डेफिनेटली। अब आते हैं डिफेंस सेक्टर पर। रक्षा क्षेत्र, यहाँ मेक इन इंडिया का असर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स, रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले हम दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से थे, अब हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है? प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी बहुत अहम है। पहले डिफेंस प्रोडक्शन ज्यादातर सरकारी कंपनियों, पीएसयूज तक सीमित था। अब प्राइवेट कंपनीज भी इसमें आगे आ रही हैं, इनोवेशन ला रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं। इससे न सिर्फ हमारा आयात बिल कम होता है, बल्कि हम एक्सपोर्टेबल सरप्लस, निर्यात योग्य अधिशेष भी बना रहे हैं। और ये आत्मनिर्भर भारत के विजन के लिए भी जरूरी है। एकदम। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी रक्षा जरूरतें खुद पूरी कर सकें। एक और सेक्टर जो रिकवर कर रहा है, टूरिज्म, पर्यटन क्षेत्र, उसका क्या हाल है? वो भी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। पैंडेमिक के असर से उभर रहा है। सरकार का फोकस अब सस्टेनेबल टूरिज्म यानी सतत पर्यटन और कल्चरल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन पर है। सस्टेनेबल टूरिज्म मतलब ऐसा पर्यटन जो पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि उन्हें सपोर्ट करे। और कल्चरल टूरिज्म मतलब भारत की समृद्ध विरासत, इतिहास, कला, त्योहारों को देखने के लिए लोगों को आकर्षित करना।
टूरिज्म सेक्टर अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, बड़े पैमाने पर रोजगार एम्प्लॉयमेंट पैदा करता है, खासकर सर्विसेज सेक्टर में। ये कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक माध्यम है और भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा भी है। ठीक है, तो इकोनॉमी वाले सेक्शन के की इंडिकेटर्स और स्कीम्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं टेबल फॉर्मेट में। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सीपीआई इन्फ्लेशन जनवरी में 5.1%, आईआईपी ग्रोथ दिसंबर में 3.8%, फॉरेक्स रिजर्व्स $617.2 बिलियन, मिली जुली तस्वीर। इन्वेस्टमेंट और सेक्टोरल ड्राइवर्स। चेन्नई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ग्रीन एनर्जी, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस, एमओयू साइन हुए। सेमीकंडक्टर मिशन, सेल्फ रिलायंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोसिस्टम डेवलपमेंट। डिफेंस एक्सपोर्ट्स, record high, make in India success, private sector role, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लॉन्च, इस पर आगे एनवायरमेंट में और बात करेंगे। और टूरिज्म सेक्टर की रिकवरी, फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड कल्चरल टूरिज्म। ग्रेट समरी। अब आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक मामले। मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व में भारत की सक्रियता, एंगेजमेंट काफी बड़ी भी लग रही है। हाँ बिल्कुल, मिडल ईस्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिकली हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कई कारण हैं इसके। जैसे सबसे पहला तो एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा। हम अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा यहीं से इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, ट्रेड रूट्स, महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग यहीं से गुजरते हैं। तीसरा, इंडियन डायस्पोरा, बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी वहाँ रहते और काम करते हैं, जिनका वेलफेयर और रिमिटेंसेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी यूएई और कतार गए थे। ये दौरे इसी एंगेजमेंट का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, ये दौरे भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट को दिखाते हैं। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे संबंध अब बहुत मल्टीफैसेटेड, बहुआयामी हो गए हैं। सिर्फ तेल नहीं, बल्कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, डिफेंस और कल्चर, हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इंडिया यूएई सीपा भी हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हाँ, और उसके बाद से बायलैटरल ट्रेड काफी बढ़ा है। यूएई भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स में से एक है। कतार हमारी एलएनजी जरूरतों के लिए बहुत अहम है और वहां भी लाखों भारतीय रहते हैं। ये रिश्ते अब सिर्फ बायर सेलर वाले नहीं रहे। और मतलब अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बन रही हैं। एग्जैक्टली। अब इनमें डिफेंस कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लोज, टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसे पहलू भी जुड़ गए हैं। भारत इन देशों के डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स में भी एक की पार्टनर बन रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ भी संबंध मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल। हाल ही में इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बैठक हुई थी। उसमें भी एनर्जी, डिफेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत सऊदी विजन 2030, जो उनके इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान है, उसमें की पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। और आपने डायस्पोरा की बात की, प्रवासियों की भूमिका कितनी अहम है। बिच्छी, डायस्पोरा सिर्फ लोग नहीं है, वो एक तरह से हमारे डिप्लोमेटिक एसेट है, एक कूटनीतिक संपत्ति। उनका वेलफेयर, उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता है। वो रेमिटेंसेस भेजते हैं जो हमारी इकोनॉमी में योगदान देते हैं, और वो होस्ट कंट्रीज में भारत के लिए गुडविल, सद्भावना भी बनाते हैं। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करना इन हाई लेवल विजिट्स का एक अहम एजेंडा होता है। राइट। अब बात करते हैं ग्लोबल स्टेज पर भारत की भूमिका की। मल्टीलैटरलिज्म और डिजिटल डिप्लोमेसी पर काफी फोकस दिख रहा है। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी। हाँ, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने ग्लोबल चैलेंजेस, जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, पॉवर्टी, गरीबी, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, भू राजनीतिक संघर्ष, इन पर बात की। और भारत का अप्रोच क्या बताया? उन्होंने भारत का सॉल्यूशंस ओरिएंटेड अप्रोच पेश किया। मतलब हम सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाते, समाधान देने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कोलैबोरेशन यानी सहयोग, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया। भारत अब एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल एक्टर, एक जिम्मेदार वैश्विक अभिनेता की भूमिका निभा रहा है। और इसी समिट में भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई की बहुत तारीफ हुई, जैसे यूपीआई, आधार, डिश लॉकर। हाँ, इसे एक ग्लोबल मॉडल, एक वैश्विक मॉडल के तौर पर शोकेस किया गया। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन, गवर्नेंस यानी शासन और सर्विस डिलीवरी यानी सेवा वितरण में क्रांति ला दी है। यूपीआई तो अब दूसरे देशों में भी लॉन्च हो रहा है। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी लेने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया को स्केलेबल, अफोर्डेबल और इंक्लूसिव डिजिटल सॉल्यूशंस देने वाला देश बन गया है। ये भारत की सॉफ्ट पावर को भी बहुत बढ़ाता है और डिजिटल डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। G20 प्रेसिडेंसी भी भारत की काफी सफल रही थी। बेहद सफल, खासकर तब जब दुनिया जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से बटी हुई थी। तब न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर सभी सदस्यों की सहमति बनाना एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक अचीवमेंट थी। और उसमें कुछ नई इनिशिएटिव्स भी लॉन्च हुई थी। हाँ, जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, और वन फ्यूचर अलायंस, एक भविष्य गठबंधन। ये इनिशिएटिव्स भारत की लीडरशिप कैपेसिटी, नेतृत्व क्षमता को दर्शाती हैं। भारत अब ग्लोबल एजेंडा को शेप करने में एक्टिव रोल निभा रहा है। तो एक बार फिर इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेक्शन के की अग्रीमेंट्स और समिट्स को टेबल फॉर्मेट में समराइज कर लेते हैं। जरूर। पहला, पीएम की यूएई और कतर यात्रा। फोकस एरियाज: ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन और डायस्पोरा वेलफेयर। दूसरा, इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। की एरियाज: एनर्जी, डिफेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन, पार्टनरशिप इन सऊदी विजन 2030। तीसरा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। भारत का रोल: Addressing global challenges, presenting solutions-oriented approach, showcasing India's DPI as a global model, enhancing soft power. और चौथा, G20 प्रेसिडेंसी। आउटकम्स: Successful New Delhi Leaders Declaration despite divisions, launch of initiatives like Global Biofuels Alliance, showcasing India's leadership on the global stage. एक्सीलेंट। अब हम पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन यानी एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर आते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आर्कटिक में वार्मिंग, आर्कटिक में गर्मी बढ़ने की खबरें आ रही हैं जो काफी चिंताजनक है। हाँ, ये वाकई चिंताजनक है। आर्कटिक रीजन दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 2 गुनी, कुछ स्टडीज के अनुसार तो और भी ज्यादा, तेजी से गर्म हो रहा है। इसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और इसके नतीजे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? क्या इसका असर भारत पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स हैं। सबसे पहला और सीधा असर है आइस कैप्स और ग्लेशियर्स का पिघलना। इससे सी लेवल राइज, समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है। भारत की कोस्टलाइन बहुत लंबी है, 7,500 किलोमीटर से ज्यादा। हमारे कोस्टल सिटीज और कम्युनिटीज के लिए ये एक बड़ा खतरा है। समुद्र स्तर बढ़ने के अलावा और क्या असर होते हैं मौसम पर भी? हाँ, आर्कटिक वार्मिंग ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को डिसरप्ट करती है। इससे दुनिया भर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चर मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत में हम जो मॉनसून पैटर्न में बदलाव देख रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल रेन्स, ज्यादा या कम बारिश, इंटेंस हीट वेव्स, गर्मी की लहरें, बेमौसम बारिश, इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और आर्कटिक चेंजेस से हो सकता है। एक और चीज होती है पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना। वो क्या है? पर्माफ्रॉस्ट वो जमीन होती है जो सालों से जमी हुई है। आर्कटिक रीजन में बहुत पर्माफ्रॉस्ट है। जब ये पिघलती है तो इसमें फंसी हुई ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। ये गैसें वार्मिंग को और तेज करती हैं। ये एक खतरनाक पॉजिटिव फीडबैक लूप है। मतलब वार्मिंग से पर्माफ्रॉस्ट पिघलता है, जिससे और गैसें निकलती हैं, जिनसे और वार्मिंग होती है। ए विशियस साइकिल। एग्जैक्टली। इसी चिंता को देखते हुए भारत ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी भी जारी की है। इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी? आर्कटिक तो हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, हमारी पॉलिसी क्यों? क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया, आर्कटिक में जो होता है उसका असर हम पर पड़ता है। What happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic. हमारी पॉलिसी का मकसद सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च या क्यूरियोसिटी नहीं है। हमें समझना है कि आर्कटिक चेंजेस का भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर क्या असर होगा। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इसके अलावा बर्फ पिघलने से नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं, रिसोर्सेज तक पहुंच बन रही है, उसके भी इम्प्लीकेशंस होंगे। हाँ, उसके जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं। नए समुद्री रास्ते खुलने से ट्रेड डायनामिक्स बदल सकते हैं। वहाँ मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को लेकर भी देशों के बीच कंपटीशन बढ़ सकता है। भारत को इन डेवलपमेंट्स पर नजर रखनी होगी और अपने इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करना होगा। तो आर्कटिक पॉलिसी एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। अंडरस्टूड। अब दूसरी तरफ आते हैं भारत का ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत हरित ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ये एक बहुत एम्बिशियस और फॉरवर्ड लुकिंग मिशन है। इसका लक्ष्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना। ग्रीन हाइड्रोजन, ये नॉर्मल हाइड्रोजन से अलग कैसे है? हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है, जलने पर सिर्फ पानी छोड़ता है। ग्रीन हाइड्रोजन उसे कहते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर या विंड पावर का इस्तेमाल करके पानी को स्प्लिट करके बनाया जाता है। इसमें कार्बन एमिशंस नहीं होते। ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से बनता है जिसमें एमिशंस होते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन के फायदे क्या हैं? इसके कई फायदे हैं। पहला, ये हमारे इंडस्ट्रीज खासकर हार्ड टू अबेट सेक्टर्स जैसे स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स को डीकार्बनाइज करने में मदद करेगा। दूसरा, ये फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम करेगा जिससे एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी और इंपोर्ट बिल कम होगा। तीसरा, ये क्लीन एनर्जी सेक्टर में नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स पैदा करेगा। इसे भविष्य का क्लीन फ्यूल माना जा रहा है। भारत इसमें ग्लोबल हब बनना चाहता है? हाँ, सरकार का लक्ष्य है कि हम न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करें बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी करें। इसके लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने, टेक्नोलॉजी डेवलप करने और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे जोर है। रिन्यूएबल एनर्जी के दूसरे सोर्सेज जैसे सोलर और विंड में भारत कैसा कर रहा है? लगातार बढ़ रही है। 2030 तक के हमारे बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हैं। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का लक्ष्य है। ये हमारे इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स जो हमने पेरिस एग्रीमेंट वगैरह में किए हैं उनके अनुरूप है। चेन्नई इन्वेस्टर समिट में भी ग्रीन एनर्जी पर फोकस था। हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, इन्वेस्टर्स ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये दिखाता है कि ये ट्रांजिशन सिर्फ एनवायरमेंटल नेसेसिटी नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, ये एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी है। बिल्कुल, ग्रीन टेक्नोलॉजीज अब इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और एक्सपोर्ट पोटेंशियल के नए ड्राइवर्स बन रहे हैं। भारत खुद को ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन में एक लीडर के तौर पर पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है। इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ती है और इंटरनेशनल क्लाइमेट फोरम्स पर भारत की स्टैंडिंग भी मजबूत होती है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट और एनर्जी इनिशिएटिव्स को टेबल फॉर्मेट में रिकैप करें। जरूर। पहला, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उद्देश्य, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हब बनाना। लाभ, डीकार्बनाइजेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। स्टेटस, Significant progress in capacity expansion. Solar, wind. Ambitious targets for 2030. 500 gigawatt. Non-fossil fuel. Aligned with climate commitments. तीसरा, इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। उद्देश्य और निहितार्थ। Understanding impact of Arctic warming on India. Climate, sea level. Strategic move beyond scientific curiosity. Monitoring geopolitical changes due to new routes, resources. और चौथा, चेन्नई समिट में ग्रीन एनर्जी फोकस। सिग्निफिकेंस, Attracting investments in green sectors. Highlighting green transition as an economic opportunity and growth engine. वेरी क्लियर। अब चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की ओर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या नया हो रहा है? स्पेस और डिफेंस में कुछ खास डेवलपमेंट्स? हाँ, स्पेस सेक्टर में एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई। अग्निकुल कॉस्मोस नाम के एक प्राइवेट कंपनी ने अपने रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सफल टेस्ट लॉन्च किया। अग्निबाण सॉर्टेड, जी, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये भारत का पहला लॉन्च मिशन था जो प्रिडोमिनेंटली प्राइवेट फंडिंग से हुआ और एक प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। मतलब इसमें सरकारी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था। अग्निकुल एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। तो इसका भारत के स्पेस सेक्टर के लिए क्या मतलब है? व्हाट डज इट सिग्निफाई? ये भारत के स्पेस सेक्टर के लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार अब प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए इंकरेज कर रही है। INS स्पेस जैसी संस्था बनाई गई है जो सिंगल विंडो एजेंसी का काम करती है। इससे क्या फायदे होंगे? इससे इनोवेशन बढ़ेगा। प्राइवेट कंपनीज अक्सर ज्यादा अजाइल और कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। लॉन्च कॉस्ट्स कम हो सकती हैं, लॉन्च फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, खासकर स्मॉल सैटेलाइट मार्केट के लिए। ये इसरो पर से बोझ कम करेगा और इसरो एडवांस्ड रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन पर फोकस कर पाएगा। प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी और कैपिटल का उपयोग करके हम स्पेस में और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये इंडियन स्पेस इकोसिस्टम के मैचुरेशन का संकेत है। बिल्कुल, स्टार्टअप्स अब एंड टू एंड सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और डिफेंस में हमने बात की थी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। हाँ, डिफेंस एक्सपोर्ट्स का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना मेक इन इंडिया की सफलता और हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज, स्वदेशी क्षमताओं के विकास का प्रमाण है। इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भूमिका महत्वपूर्ण है। क्या स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजीज में कोई सिनर्जी है? बिल्कुल है। कई स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजीज के ड्यूल यूज एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब वो मिलिट्री और सिविलियन दोनों कामों में इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम्स, रिमोट सेंसिंग, ये सब डिफेंस के लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितने सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए। जब हम इन क्षेत्रों में सेल्फ रिलायंट बनते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्तता बढ़ती है। और इससे एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी बनता है देश में। हाँ, बिल्कुल। इससे स्किल्ड जॉब्स पैदा होती हैं, R&D में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। ये ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी की। डिजिटल इंडिया की तो दुनिया भर में चर्चा है। DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है। हाँ, भारत का DPI स्टैक, जिसमें आधार आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है, UPI रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, डिजीलॉकर डॉक्यूमेंट वॉलेट है, इसने वाकई कमाल किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आसान हो गया है। पब्लिक सर्विस एक्सेस, सरकारी सेवाओं तक पहुंच बेहतर हुई है। ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी भी बढ़ी है। बहुत ज्यादा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स DBT से लीकेज कम हुआ है। डिजिटल पेमेंट से फॉर्मेलिटी बढ़ी है। गवर्नेंस में एफिशिएंसी आई है। दुनिया के कई देश अब भारत के इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में क्या हो रहा है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की बात होती है, वो क्या कर रहा है? ABDM भारत का नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का इनिशिएटिव है। इसका लक्ष्य है हर नागरिक के लिए एक यूनिक हेल्थ ID बनाना, उनके डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को मैनेज करना और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को आपस में जोड़ना। इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? इससे हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुधरेगी। आप कहीं भी हो, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स डिजिटली अवेलेबल होंगे। डॉक्टर्स को आपकी मेडिकल हिस्ट्री आसानी से मिल जाएगी। टेली कंसल्टेशंस आसान होंगे। इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो सकता है। अल्टीमेटली इसका लक्ष्य हेल्थ केयर डिलीवरी को सिटीजन सेंट्रिक बनाना है और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ बढ़ना है। इसमें सेमीकंडक्टर मिशन का भी रोल होगा? इनडायरेक्टली हाँ, क्योंकि ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेगा। हेल्थ केयर डिवाइसेस, सर्वर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सब में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं। तो डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इस पूरे डिजिटल इकोनॉमी की बुनियाद को मजबूत करेगा, हेल्थ केयर सेक्टर समेत। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी तो है, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल विभाजन। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता की कमी है। ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी मौजूदा इनइक्वालिटीज़, असमानताओं को और ना बढ़ा दे। इक्विटेबल एक्सेस, समान पहुंच बहुत ज़रूरी है, वरना जो लोग पहले से पीछे हैं वो और पीछे रह जाएंगे। सरकार इस दिशा में कुछ कर रही है? या एफर्ट्स हो रहे हैं कनेक्टिविटी बढ़ाने के, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाने के, कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए एक्सेस देने के। लेकिन ये कंटिन्यूअस एफर्ट है, हमें ये गैप ब्रिज करना ही होगा। अग्रीड। अब हम अगले सेक्शन पर चलते हैं, सोशल इश्यूज एंड डेवलपमेंट, सामाजिक मुद्दे और विकास। इसमें हम फिर से उत्तराखंड UCC की बात कर सकते हैं, लेकिन सोशल जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, UCC का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल इम्पैक्ट सोशल जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी पर है। जैसा हमने पहले कहा, इसका एक मुख्य लक्ष्य है महिलाओं को इनहेरिटेंस यानी विरासत, डाइवोर्स यानी तलाक, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के मामलों में बराबर का अधिकार दिलाना। क्या मौजूदा पर्सनल लॉज में भेदभाव है? कई ट्रेडिशनल लॉज या कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं जो महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं। UCC का उद्देश्य इन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को खत्म करना है और सभी के लिए लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार सुनिश्चित करना है। लिव इन रिलेशनशिप्स वाला प्रावधान भी इसी दिशा में है। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप्स का रजिस्ट्रेशन और उसमें मेंटेनेंस का प्रावधान नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स को कानूनी मान्यता और सुरक्षा देता है, खासकर महिलाओं के लिए। पॉलीगमी और चाइल्ड मैरिज पर रोक लगाना भी सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार का ही हिस्सा है, जो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कानून
सोशल रिफॉर्म का एक इंस्ट्रूमेंट, एक जरिया बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बन सकता है। इतिहास में भी हमने देखा है, सती प्रथा का उन्मूलन हो या बाल विवाह निरोधक कानून ने सामाजिक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं होता। उसका सफल इम्प्लीमेंटेशन, उसका जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सोसाइटल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकृति बहुत जरूरी है। इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता फैलानी होगी, एजुकेशन पर काम करना होगा और कल्चरल सेंसिटिविटीज, सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं का भी ध्यान रखना होगा। वही बात फिर आ जाती है, यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। यही सबसे बड़ी चुनौती है। हमें एक ऐसा न्यूआंस्ड अप्रोच, एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना होगा जो भारत की डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान करे, लेकिन साथ ही फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों और इक्वालिटी, समानता के सिद्धांतों से कोई समझौता न करे। ये आसान नहीं होगा। बिल्कुल। अब सोशल इश्यूज में ही दूसरा पहलू देखते हैं, हेल्थ एंड डिजिटल इंक्लूजन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मानव विकास में कैसे मदद कर रहे हैं, खासकर हेल्थ और फाइनेंशियल इंक्लूजन में? देखिए, ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की हमने बात की। वो हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करके सीधे ह्यूमन डेवलपमेंट में योगदान दे रहा है। जब लोगों की सेहत अच्छी होगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेली कंसल्टेशंस और एक यूनिफाइड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य करीब आ सकता है। और DPI ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे मदद की है? DPI ने तो कमाली कर दिया है। DBT से सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों के खाते में जा रहा है, लीकेज रुका है। UPI जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स ने ट्रांजैक्शंस को आसान और सस्ता बना दिया है। जनधन खातों ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। इससे खासकर अनबैंक्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो वंचित समुदाय हैं, उनको बहुत फायदा हुआ है। क्रेडिट और इंश्योरेंस तक पहुंच भी बढ़ी है। हाँ, डिजिटल फुटप्रिंट बनने से फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम तक पहुंच आसान हो रही है। माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं। ये सब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का एक की कंपोनेंट है। लेकिन फिर वही डिजिटल डिवाइड वाली चुनौती यहां भी लागू होती है। बिल्कुल, उसे एड्रेस करना नॉन नेगोशिएबल है। अगर डिजिटल इंक्लूजन नहीं होगा तो ये सारी अच्छी इनिशिएटिव्स का पूरा लाभ सब तक नहीं पहुंचेगा। हमें डिजिटल लिटरेसी, डिवाइस अफोर्डेबिलिटी और कनेक्टिविटी पर लगातार काम करना होगा। एक और फायदा हो सकता है शायद, डेटा का। एब्सोल्युटली। ABDM और DPI से जो विशाल डेटा जनरेट हो रहा है, वो डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, डेटा संचालित नीति निर्माण के लिए एक सोने की खान है। हम हेल्थ ट्रेंड्स को समझ सकते हैं, फाइनेंशियल बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, सर्विस डिलीवरी में कहाँ गैप्स हैं ये पता लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा टारगेटेड और इफेक्टिव स्कीम्स बनाई जा सकती हैं। ये एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस की ओर एक बड़ा कदम है। फैसिनेटिंग। अब हम आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस पर, आंतरिक सुरक्षा और रक्षा। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनस कैपेबिलिटीज पर हमने पहले भी टच किया था, इसे थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। हाँ, जैसा हमने कहा, रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट्स भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमता, इंडिजिनस कैपेबिलिटीज का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अब रिजल्ट्स दिखा रहा है और इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत अहम है। भारत का एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनना, ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इसके कई मायने हैं। पहला, ये हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस, आयात पर निर्भरता कम करता है, हम अपने पैसे बचाते हैं। दूसरा, ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्ता को बढ़ाता है, हमें अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तीसरा, ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, जॉब्स क्रिएट होते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी है। बिल्कुल। जब हम दूसरे देशों को, खासकर मित्र देशों को, डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं तो ये हमारे डिप्लोमैटिक लेवरेज को बढ़ाता है। हम रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं, सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स मजबूत कर सकते हैं और रीजनल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर प्रोफाइल का हिस्सा है। इसका मतलब भारत में अब एक पूरा डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। हाँ, यही लक्ष्य है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs हों, बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हों,
MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हों जो सप्लाई चेन्स का हिस्सा बने, और कटिंग एज R&D करने वाले इंस्टीट्यूशंस हों। ये पूरा इकोसिस्टम मिलकर ही सस्टेन्ड इनोवेशन, जॉब क्रिएशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सुनिश्चित कर सकता है। सरकार की नीतियां जैसे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, डे ऐप इसी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो ये सिर्फ हथियार बनाने की बात नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बनाने की बात है। एग्जैक्टली ये नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है, अब हम अपनी चर्चा के अंतिम सब्सटैंटिव सेक्शन पर आते हैं, कल्चर एंड हेरिटेज, संस्कृति और विरासत। इसमें हम टूरिज्म पर फिर से फोकस कर सकते हैं, कल्चरल टूरिज्म के एंगल से। हाँ, जैसा हमने इकोनॉमी सेक्शन में भी मेंशन किया था, पैंडेमिक के बाद टूरिज्म सेक्टर रिकवर कर रहा है और सरकार का फोकस सस्टेनेबल और कल्चरल टूरिज्म पर है। भारत की कल्चरल हेरिटेज इतनी रिच और डाइवर्स है कि ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा ड्रॉ हो सकती है। सरकार क्या कर रही है इसे प्रमोट करने के लिए? सरकार हेरिटेज साइट्स, जो हमारी विरासत स्थल हैं, उनका विकास कर रही है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रही है। जैसे प्रसाद स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम है। कल्चरल फेस्टिवल्स को प्रमोट किया जा रहा है, कनेक्टिविटी सुधारी जा रही है ताकि टूरिस्ट आसानी से इन जगहों तक पहुंच सकें। डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है वर्चुअल टूर्स वगैरह के लिए। इसका इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही, रोजगार वगैरह। कल्चरल बेनिफिट क्या है? कल्चरल बेनिफिट ये है कि इससे हमारी अपनी हेरिटेज का प्रिजर्वेशन होता है। जब किसी साइट पर टूरिज्म बढ़ता है तो उसके रख-रखाव पर ध्यान जाता है। लोकल कम्युनिटीज को अपने ट्रेडिशंस और क्राफ्ट्स को जिंदा रखने का इंसेंटिव मिलता है, और ये कल्चरल एक्सचेंज को भी बढ़ावा देता है। जब दुनिया भर से लोग आते हैं और हमारी संस्कृति को देखते समझते हैं तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये भारत के सॉफ्ट पावर के लिए भी अच्छा है। बहुत ज़्यादा। हमारी डाइवर्स हेरिटेज, हमारी आर्ट्स, हमारी ट्रेडिशंस, योग, आयुर्वेद, ये सब हमारी सॉफ्ट पावर के एलिमेंट्स हैं। इन्हें दुनिया के सामने शोकेस करके भारत अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस और गुडविल बढ़ाता है। इससे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज को भी सपोर्ट मिलता है। लोग भारत आना चाहते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक चैलेंज भी होगा, प्रमोशन और प्रिजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाना। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमें टूरिज्म को प्रमोट करना है, लेकिन ओवर कमर्शलाइजेशन या अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से बचना होगा, जिनसे हमारी हेरिटेज को ही नुकसान पहुंच जाए। बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ से साइट्स डैमेज हो सकती हैं, लोकल कल्चर डाइल्यूट हो सकता है। इसीलिए सस्टेनेबल टूरिज्म पर फोकस इतना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए केयरफुल प्लानिंग चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट करनी होगी कि एक साइट कितने टूरिस्ट को हैंडल कर सकती है। वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल पे ध्यान देना होगा, और सबसे ज़रूरी लोकल कम्युनिटीज़ को डिसीजन मेकिंग और बेनिफिट्स में इन्वॉल्व करना होगा। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से ही टूरिज्म ट्रूली सस्टेनेबल बन सकता है। राइट, तो प्रमोशन विथ प्रिजर्वेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एग्जैक्टली, दैट्स द की। वंडरफुल। तो हमने पॉलिटी से लेकर कल्चर तक कई अहम मुद्दों पर बात की। अब समय है इन सबको सिंथेसाइज करने का, जोड़ने का। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि ये सारी घटनाएं, चाहे वो उत्तराखंड यूसीसी हो, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हों या भारत के डिप्लोमेटिक मूव्स, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी घटना आइसोलेशन में नहीं होती। एक पॉलिसी डिसीजन का सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को शेप कर सकती है। एनवायरनमेंट में हो रहे बदलाव इकोनॉमी और सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। इन मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स और इंटरलिंकेजेस को समझना ही यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्रिटिकल है। आज की चर्चा से कुछ बड़े थीम्स, कुछ प्रमुख विषय भी उभर कर आए हैं जो भारत की वर्तमान दिशा, कंटेम्परेरी ट्रैजेक्टरी को दिखाते हैं। आप उन्हें समराइज करेंगी? जरूर। मुझे लगता है 4-5 की थीम्स हैं। पहला, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। भारत गवर्नेंस, इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर, हर क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके क्रांति ला रहा है। हम डिजिटल इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। DPI इसका उदाहरण है। दूसरा, ग्रीन ट्रांजिशन। क्लाइमेट चेंज की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, ये सब दिखाते हैं कि भारत ग्रीन टेक्नोलॉजीज में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनना चाहता है। तीसरा,
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, डिफेंस और स्पेस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस पर जोर है। हम अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय कर रहे हैं और ग्लोबल अफेयर्स में एक ज्यादा असर्टिव भूमिका निभा रहे हैं। मिडिल ईस्ट एंगेजमेंट, G20 लीडरशिप इसके उदाहरण हैं। और चौथा, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल रिफॉर्म। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश है कि उसका लाभ सब तक पहुंचे। UCC जैसे कदम सोशल जस्टिस की दिशा में बहस छेड़ते हैं, डिजिटल इंक्लूजन के प्रयास इक्विटी लाने की कोशिश करते हैं। फोकस इक्विटेबल डेवलपमेंट पर है, हालांकि चैलेंजेस बहुत हैं। ये थीम्स वाकई भारत की आज की कहानी बयां करते हैं। डिजिटल, ग्रीन, ऑटोनॉमस एंड इंक्लूसिव इंडिया। हाँ, ये वो दिशा है जिधर भारत बढ़ रहा है अपनी चुनौतियों और अवसरों के साथ। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आपका फाइनल थॉट क्या होगा? मेरा फाइनल थॉट यही है कि करंट अफेयर्स से जुड़ना एक निरंतर प्रक्रिया है, एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है। सिर्फ तथ्य रटना, रोट लर्निंग काफी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? घटनाओं को एनालिटिकली समझें, उनके पीछे के क्यों, कैसे और तो क्या को एक्सप्लोर करें। कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस, लिंकेजेस, उन्हें सिलेबस के स्टैटिक पोर्शन से जोड़ें। पॉलिटी में कुछ पढ़ा है तो देखें करंट इवेंट उससे कैसे रिलेट होता है। और अपना ओपिनियन बनाना। हाँ, क्रिटिकल ओपिनियंस बनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर मेंस के लिए। हर मुद्दे के प्रोज एंड कॉन्स देखें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझें और फिर अपना एक इन्फॉर्म्ड व्यू बनाएं। कंसिस्टेंट रहें, लगातार पढ़ते रहें और डीप एंगेजमेंट रखें। सतही जानकारी से काम नहीं चलेगा। यही इस कठिन परीक्षा में सफलता का मार्ग है, द पाथ टू सक्सेस। बहुत खूब काम। कंसिस्टेंसी एंड डीप एंगेजमेंट, यही कुंजी है। चलिए अब आते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट पर, यूपीएससी एग्जाम कॉर्नर। इसमें हम आज की चर्चा से जुड़े कुछ क्विक फैक्ट्स, मेंस क्वेश्चंस, क्विज और फ्लैश कार्ड्स देखेंगे। तैयार है सब? लेट्स गो। प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य मैं जल्दी से बोलता हूं, अब चाहे तो नोट कर सकते हैं। उत्तराखंड यूसीसी की प्रोविजंस याद हैं। महिलाओं के अधिकार, लिव इन पंजीकरण, बहुविवाह, बाल विवाह पर रोक। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक, आर्टिकल 44 डीपीएसपी। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वर्डिक्ट, एससी ने क्या कहा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a). एसबीआई को डेटा डिस्क्लोज करने का निर्देश, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। मैक्रो इंडिकेटर्स, सीपीआई कितना था जैन 24 में? 5.1%। आईआईपी कितना था डिक 23 में? 3.8%। फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं? अराउंड $617.2 बिलियन। फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, मेनली प्राइवेट फंडेड। कौन सा? अग्निबाण सॉर्टेड। कंपनी, अग्निकुल कॉस्मोस। सिग्निफिकेंस, प्राइवेट सेक्टर बूस्ट इन स्पेस। इंडिया यूएस सीपा, क्या हुआ इसे? बिलैटरल ट्रेड बढ़ा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, लक्ष्य क्या है? भारत को ग्लोबल हब बनाना ग्रीन हाइड्रोजन का। डिफेंस एक्सपोर्ट्स स्टेटस, रिकॉर्ड स्तर पर। मेक इन इंडिया सक्सेस। डीपीआई, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है। एग्जाम्पल्स, यूपीआई, आधार, डिजीलॉकर। G20 प्रेसिडेंसी, मेन आउटकम। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कंसेंसस। इनिशिएटिव, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। आर्कटिक वार्मिंग, क्यों चिंताजनक है? faster warming than rest of world, impacts, sea level rise, extreme weather. इंडिया की क्या है आर्कटिक पॉलिसी? ABDM, क्या है ये? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एम, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, बेटर हेल्थ केयर एक्सेस। टूरिज्म सेक्टर, क्या हो रहा है? रिकवरिंग, फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड कल्चरल टूरिज्म। रिन्यूएबल एनर्जी, क्या चल रहा है? कैपेसिटी एक्सपेंशन, टारगेट फॉर 2030, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल। ये थे कुछ की फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, मेंस के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं पढ़ता हूं, आप सोचिए कि आप इसमें क्या-क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन यह भारत की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में जटिल प्रश्न भी खड़े करता है। समालोचनात्मक विश्लेषण करें। जीएस पेपर 2, पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस। इसमें आपको यूसीसी के प्रोविजंस बताने होंगे जो जेंडर जस्टिस प्रमोट करते हैं, फिर डाइवर्सिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स को डिस्कस करना होगा और आर्टिकल 44 का रेफरेंस देते हुए बैलेंस बनाने की चुनौती पर कमेंट करना होगा। दूसरा,
चुनावी बॉन्ड योजना पर सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला भारत में चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को कैसे मजबूत करता है? इसके संभावित दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ आपको एससी वर्डिक्ट के रीजंस, आर्टिकल 1911A, क्विड प्रो क्वो, ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी और पोटेंशियल इम्पैक्ट्स जैसे फंडिंग पैटर्न्स में बदलाव, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस पर असर, इन डायमेंशंस को कवर करना होगा। 3. आर्कटिक क्षेत्र में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के भारत के लिए क्या निहितार्थ हैं? भारत की आर्कटिक नीति इन चुनौतियों का समाधान करने में कितनी प्रभावी हो सकती है? जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। आपको आर्कटिक वार्मिंग के इम्पैक्ट्स, सी लेवल, वेदर, इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी इफेक्टिवनेस पर एनालाइज करना होगा। साथ ही जियोपॉलिटिकल एंगल भी टच कर सकते हैं। 4. आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में रक्षा निर्यात और सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहले किस प्रकार योगदान दे रही हैं? इन क्षेत्रों में भारत के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एंड साइटेक। इसमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स और सेमीकंडक्टर मिशन के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताने होंगे। मेक इन इंडिया से लिंक करना होगा और चैलेंजेस जैसे टेक्नोलॉजी गैप्स, फंडिंग, ग्लोबल कंपटीशन डिस्कस करने होंगे। 5. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM भारत में क्रमशः वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य सेवा पहुंच में सुधार के लिए परिवर्तनकारी क्षमता रखते हैं। हालांकि डिजिटल विभाजन एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। चर्चा करें। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 3 साइटेक एंड इकोनॉमी। यहाँ DPI और ABDM के बेनिफिट्स बताने होंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ एक्सेस, फिर डिजिटल डिवाइड की रियलिटी, एक्सेस, लिटरेसी और इस गैप को ब्रिज करने के वेज पर फोकस करना होगा। डेटा ड्रिवन पॉलिसी का पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। एक्सीलेंट हिंट्स। एस्पिरेंट्स इन पॉइंट्स पर जरूर सोचें और लिखने की प्रैक्टिस करें। अब बारी है एक क्विक क्विज की। सी प्रश्नोत्तरी क्विज, 5 सवाल, मल्टीपल चॉइस। रेडी? रेडी। क्वेश्चन 1, उत्तराखंड UCC विधेयक के तहत निम्नलिखित में से किसका अनिवार्य पंजीकरण प्रस्तावित है? ए विवाह, बी तलाक, सी लिव इन संबंध, डी गोद लेना। Pause. The answer is C. Live in संबंध, live in relationships. करेक्ट। क्वेश्चन 2, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना? ए समानता का अधिकार आर्टिकल 14, बी जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, सी सूचना का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25। Pause. It's C. सूचना का अधिकार, right to information under Article 19(1)(a). एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन 3, जनवरी 2024 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति CPI की दर क्या थी? ए 3.8%, बी 5.1%, सी 6.0%, डी 4.5%। Pause. The data was B. 5.1%. करेक्ट अगेन। क्वेश्चन 4, भारत के पहले मुख्य रूप से निजी वित्त पोषित रॉकेट प्रक्षेपण मिशन का नाम क्या है? ए विक्रम S, बी अग्निबाण S सॉर्टेड, सी गगनयान, डी चंद्रयान 3। Pause. That was B. Agniban sorted by Agnikul Cosmos. परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, बी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सी भारत को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना, या डी परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना। Pause. The goal is C. भारत को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना, मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। फैंटास्टिक, 5 आउट ऑफ 5। उम्मीद है लिसनर्स ने भी अच्छा स्कोर किया होगा। अब आखिर में DD फ्लैश कार्ड्स रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। आप भी आज की डिस्कशन से फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। कैसे? सिंपल, एक तरफ लिखें टॉपिक, दूसरी तरफ उसके की पॉइंट्स। जैसे फ्लैश कार्ड 1 फ्रंट उत्तराखंड UCC, बैक की प्रोविजंस, वुमेन्स राइट, लिव इन रेग, पोलीगमी बैन एक्सेट्रा, आर्टिकल 44 लिंक, डिबेट पॉइंट्स, जस्टिस वर्सेस डाइवर्सिटी। फ्लैश कार्ड 2 फ्रंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्डिक्ट, बैक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्ट 19(1)(a), क्विड प्रो क्वो,
SBI data disclosure, transparency aim. Flashcard 3 front Arctic warming in India back faster warming impacts sea level weather India's Arctic policy strategic need. Flashcard 4, front National Green Hydrogen Mission, back aim, global hub, process, renewable energy, benefits, decarbonization, energy security. Flashcard 5 front Agniban Zero Dead back Agnikul Cosmos first private launch space sector liberalization. Flashcard 6, front India's DPI, back examples UPI, Aadhaar, global recognition, benefits, inclusion, efficiency, challenge, digital divide. Flashcard 7 front defense exports back record high make in India strategic autonomy private sector role. Flashcard 8, front ABDM, back Ayushman Bharat Digital Mission, aim digital health records, access universal health coverage goal. Flashcard 9 front macro indicators Jan 24 Dec 23 back CPI 5.1% IIP 3.8% forex 617 billion mixed picture. Flashcard 10, front cultural tourism focus, back sustainable approach, heritage promotion, soft power, challenge preservation versus promotion. इस तरह आप की टॉपिक्स को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो ये था हमारा यूपीएससी एग्जाम कॉर्नर। उम्मीद है ये पूरा विस्तृत विश्लेषण, ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी में तो आपके काम आएगी ही और शायद जीवन में भी दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेगी। आफ्टर ऑल ज्ञान ही तो शक्ति है, नॉलेज इज पावर। बिल्कुल। और मेरा सुझाव रहेगा कि इस विश्लेषण को गहराई से समझने के लिए इसे शायद एक बार और सुनने पर विचार करें। Sometimes listening again helps cement the details and connections in your mind. वो और स्पष्ट हो जाते हैं। सही कहा। और अगर आपको ये एनालिसिस, ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और अपने विचार, फीडबैक या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वी रीड ऑल कमेंट्स। हाँ, आपका फीडबैक हमें और बेहतर करने में मदद करता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे मिस ना हो। आप एक्सक्लूसिव कंटेंट, शायद कुछ बोनस मटेरियल्स या अर्ली एक्सेस के लिए चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करने पे विचार कर सकते हैं। डिटेल्स आपको चैनल पेज पर मिल जाएंगी। और अंत में, अगर आप हमारे काम को सीधे तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी इस मेहनत को एप्रिशिएट करते हैं, तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें लॉन्ग टर्म में इस चैनल को सस्टेनेबल, टिकाऊ बनाने में और आप तक ऐसा क्वालिटी कंटेंट लाते रहने में बहुत मदद करेगा। आपकी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कीप वर्किंग हार्ड। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।